Hello guys, welcome back. We will start now National Savings Certificate. That is the राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट एनएससी, जिसे हम एनएससी भी बोलते हैं। इसके साइलेंट फीचर्स हैं। एनएससी सेवन्थ इशू 5 years। इंटरेस्ट रेट होता है इसका 8.5% है, पर एनम मिलता है। एज ऑन 1 अप्रैल 2000 को हम देखें तो एनएससी नाइन्थ इशू। 8 के बाद हम 9 की बात करें 10 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट है 8.8% पर एनम एज ऑन 1 अप्रैल 2013। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 से कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होता है एट सोर्सेज। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 लाख पर एनम क्वालिफाइज फॉर इनकम टैक्स रिबेट अंडर एनएससी सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट। इन्वेस्टमेंट जो है हम यहाँ पर 1 लाख तक कर सकते हैं साल भर की बात करें। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम 80C आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं। Certificate can be kept as a collateral security to get loan from the bank। जो एनएससी का सर्टिफिकेट मिलेगा उसको हम एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रख सकते हैं यहाँ, क्योंकि हमें इस सर्टिफिकेट के बेस पे बैंक से लोन मिल सकता है। ट्रस्ट एंड एचयूएफ कैन नॉट इन्वेस्ट। यहाँ पर ट्रस्ट और एचयूएफ एनएससी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अ सिंगल होल्डर टाइप सर्टिफिकेट कैन बी परचेज बाय एन adult फॉर हिमसेल्फ और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और टू माइनर। यहाँ पर जो है एक कोई भी सिंगल होल्डर, यहाँ पर होल्डर टाइप सर्टिफिकेट कैन बी परचेज्ड बाय एडल्ट। वो खुद के लिए परचेज कर सकता है या फिर वो माइनर्स के लिए परचेज कर सकता है। मतलब उसको यहाँ पर एज अ सिंगल होल्डर रहना पड़ेगा। The interest acquiring annually but deemed to reinvested will also qualify for deduction under NSC सेक्शन 80C आईटी एक्ट। अगर हम यहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं एनएससी के थ्रू, उस एनएससी के इंटरेस्ट को हम दोबारा से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस इंटरेस्ट को हम इन्वेस्ट करेंगे वो भी 80C आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्शन के लिए हमें यहाँ पर मतलब बेनिफिट देता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो है पब्लिक पीपीएफ, दैट इज़ पीपीएफ। यहाँ पर जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड साइलेंट फीचर्स क्या है। इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर हम 8.7% पर एनम एज ऑन 1 अप्रैल 2014 जो है हम दे रहे हैं। मिनिमम डिपॉजिट 500%। लेकिन मैं प्रेजेंटली आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि ताकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एनएससी एनएससी की आज की प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? एनएससी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर आज के डेट में हम एनएससी की बात करें तो एनएससी जो है वो, जिसे हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र बोलते हैं हिंदी में, इसकी सालाना रेट आज की डेट में जो है वो 7.7% है। और यह हर साल जो है कंपाउंड होता है। अब पीपीएफ की बात करें, पीपीएफ की प्रेजेंट रेट क्या है? पीपीएफ की प्रेजेंट रेट क्या है? पीपीएफ की बात करें तो वो 7.1% है।
आज देखिए कि 2014 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो कितनी थी और आज की डेट में क्या है। मिनिमम डिपॉजिट पीपीएफ में जो है 500 पर एनम से कर सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर जो एनएससी की बात कर रहे थे तो मिनिमम अमाउंट 100 थी और मैक्सिमम की तो वैसे भी कोई कैपिंग नहीं थी। बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है हम यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है, अगर मैं इस बुक के हिसाब से बात करूँ तो 1 लाख रुपए, जबकि आज की डेट में जो हम कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्कीम द स्कीम इज़ फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अप टू 1 लाख रुपीज़ पर एनम। क्वालिफाई इनकम टैक्स रिबेट अंडर दी इस ATC एक्ट, IT एक्ट। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है हम हर साल, अगर मैं इस बुक के हिसाब से बात करूँ तो 1 लाख रुपए पर एनम जो है वो टैक्स रिबेट में, यहाँ पर हमें टैक्स रिबेट मिलती है IT एक्ट ATC के अकॉर्डिंग, सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। बट ये अब बढ़कर 1.5 लाख है आज की डेट में। इनका इंटरेस्ट जो अर्न होता है, इंटरेस्ट इज कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। डिपॉजिट कैन बी मेड इन लमसम और इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। हम इसे 12 इंस्टॉलमेंट या तो 12 भागों में से, मतलब 12 किश्तों के रूप में दे दें, या फिर हम एक लमसम इसमें इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन डिपॉजिट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹500 रुपीज़ इज़ मैंडेटरी ईच फाइनेंशियल ईयर्स। हम यहाँ पर मिनिमम अमाउंट जो है कम से कम हमें ₹500 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। विड्रॉल इज़ परमिसिबल 6 ईयर फाइनेंशियल ईयर। जो है हम यहाँ पर 5 साल में जो है एक बार मतलब विड्रॉल हो सकता है। लोन फैसिलिटी 3 साल बाद के बाद हो सकती है। फ्री फ्रॉम कोर्ट अटैचमेंट। कोर्ट अटैचमेंट से ये बिल्कुल फ्री है। नॉन रेजिडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस। एन इंडिविजुअल कैन नॉट इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ HUF। हिंदू डिवाइडेड फैमिली के बिहाफ पर जो है हम यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बात करें हम आइडियल इन्वेस्टमेंट और एसोसिएट पर्सन्स के रूप में भी नहीं कर सकते। आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत सैलरीड एज वेल एज एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड क्लासेस दोनों इन्वेस्ट कर सकती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम की, क्या होता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, तो हम देख रहे हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, यहाँ पर मतलब 1, 2, 3, 4 को हम छोड़ दे, 5 साल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हम जो है टाइम डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं POTD। POTD जो है वो 1 से लेकर 5 साल तक हम ओपन कर रहे हैं। अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल, और ये गारंटेड, मतलब गारंटेड इंटरेस्ट रेट जो है मतलब एक तरीके से गारंटेड इंटरेस्ट रेट जो है देता है। और 1 ईयर के, अब जो है हम, मतलब यहाँ पर एक तरीके से ये 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर पे क्या इंटरेस्ट दे रहा है वो भी हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कंपाउंडली, बट जो भी पेबल होगा वो 1 ईयर की मैं बात करूँ, 1 ईयर की टर्म डिपॉजिट है, ओनली 1 ईयर। तो 1 ईयर पे जो है, मतलब यहाँ पर अलग अलग है, हम देख लेते हैं एक बार। POTD की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है आज की डेट में। सबसे पहले अगर मैं इस बुक के हिसाब से बात करूँ, 1 ईयर के लिए POTD यानी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के लिए 1 साल की, इस बुक के हिसाब से 8.2%, 2 ईयर्स के लिए 8.3%, और 3 ईयर्स के लिए 8.4%, 2345, मतलब इस तरीके से है।
लेकिन आज की डेट के हिसाब से बात करें तो 1 साल का 6.9% है, और 2 साल के लिए 7%, 3 ईयर्स के लिए 7.1%, 5 ईयर्स के लिए 7.5%। मिनिमम अमाउंट के डिपॉजिट इज़ 200 रुपीज़, और 200 रुपये के मल्टीपल में जो है ये कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट इज़ देयर। इन्वेस्टमेंट अप टू 1 लाख रुपीज़ पर एनम क्वालिफाई इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C ऑफ IT एक्ट। अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर 1 लाख तक इनकम टैक्स रिबेट को मतलब इनकम टैक्स रिबेट जो है हमें मिलती है। लेकिन अब टैक्सेशन की बात करें तो जब 1.5 लाख हो गया तो 1.5 लाख ही मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल। एंड यहाँ पर एक चीज़ है कि POTD में जो पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट है वो जो मतलब एक तरीके से जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा। फैसिलिटी ऑफ रीडिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी ऑफ एन अकाउंट, यहाँ पर हम वापस से मैच्योरिटी पर जो फैसिलिटी मतलब अगर हमें दोबारा से डिपॉजिट बनानी है, मतलब एक तरीके से रिन्यूअल ही हो गया, FD रिन्यूअल, तो वो हम कर सकते हैं। इन केस ऑफ प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर अकाउंट ऑन आफ्टर 1/12/11, मतलब 1 दिसंबर 2011 के बाद में बिटवीन 6 मंथ और 1 ईयर के बीच में डिपॉजिट है तो सिंपल इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्ट ऑफिस सेम अकाउंट शेल बी पेबल। अगर हम बात करें 2, 3, 5 साल की अकाउंट ऑन आफ्टर 1 दिसंबर 2011, इफ क्लोज 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर की बात करें तो सच डिपॉजिट कैलकुलेटेड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ऑन अ रेट स्पेसिफाइड रिस्पेक्टिव पीरियड एज मेंशन इन कंसेंट टेबल गिवन अंडर रूल 7। पोस्ट ऑफिस टाइम टर्म डिपॉजिट रूल, मतलब 1% का यहाँ पर हम लोग जो है एक तरीके से पेनल्टी के फॉर्म में लेंगे। अकाउंट कैन बी प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन टू बैंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अगर कभी किसी को लोन लेना है तो वो बैंक में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उसे प्लेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है। एनी इंडिविजुअल, अ सिंगल अडल्ट और 2 अडल्ट जॉइंटली कैन ओपन अ अकाउंट। अब यहाँ पर जो पोस्ट टर्म डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस को वो मतलब जॉइंटली भी खोल सकता है। ग्रुप अकाउंट, इंस्टीट्यूशन अकाउंट और MIC अकाउंट नॉट परमिसिबल। ट्रस्ट, रेजिमेंटल फंड और वेलफेयर फंड नॉट परमिसिबल टू इन्वेस्ट। अब मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। साइलेंट फीचर्स क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मीन्स एक तरीके से हम जो है यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम मीन्स मतलब यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन स्कीम तरीके से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मतलब ये वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है वो हर साल मतलब क्या है एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा जो है इंडिविजुअल्स के लिए बनाई गई स्कीम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में 8.20 है। अब बुक के हिसाब से बात करें 9.2% पर एनम है, और क्वार्टरली बेसिस पे दिया जाता है 1 अप्रैल 2024 के हिसाब से। मिनिमम डिपॉजिट इज रुपीज़ 1000, और उसी के मल्टीपल फॉर्म में 15 लाख तक हम कर सकते हैं। और मेच्योरिटी पीरियड इज़ 5 ईयर्स और कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर 3 ईयर्स। अगर बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। एज शुड बी 60 years or more, 55 years or more, but less than 60 years who retired under voluntary retirement scheme or special voluntary retirement on date of opening account within 3 months from date of retirement। या तो एज 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, 55 साल है या फिर उससे ज़्यादा है,
और 60 साल से कम है तो वो रिटायर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के होना चाहिए, मतलब खुद से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, या फिर स्पेशल कंडीशन मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, स्पेशल रिटायरमेंट उनको मिल गया या फिर दे दिया गया, तो उस केस में ये अकाउंट और मतलब एक तरीके से ये स्कीम हम ले सकते हैं। नो एज लिमिट फॉर रिटायर्ड पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोवाइडेड दे फुलफिल अदर स्पेसिफाइड कंडीशंस। यहाँ पर अगर डिफेंस सर्विसेज से कोई रिटायर्ड है तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8.2% दे रहे हैं आज की दिन में, तो वो हम अभी भी देंगे। द अकाउंट में बी ओपन इन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विद स्पाउस। या तो हम इसे सिंगल भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम इसे जो है एक तरीके से जॉइंट भी कर सकते हैं। TDS इज डिडक्टेड एट सोर्स और इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन 10,000 पर एनम। TDS जो अगर काटा गया एक तरीके से इंटरेस्ट पर, तो TDS तब कटेगा जब वो मतलब इज मोर देन 10,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख पर एनम क्वालिफाई फॉर इनकम टैक्स रिबेट अंडर 80C ऑफ IT एक्ट। यहाँ पर जो है अब फिर से मैं इसे चेंज करना चाहूँगी, जो 80C के अकॉर्डिंग है अब 1.5 लाख हो गया है। इंटरेस्ट कैन बी ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड टू सेम अकाउंट प्रोवाइडेड बोथ अकाउंट स्टैंड्स इन सेम पोस्ट ऑफिस। जो इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सेम अकाउंट में चला जाएगा और जो अकाउंट है वो वैसे टीज रह जाएगा। प्री मेच्योर क्लोजर इज अकाउंट प्रोवाइडेड बोथ अकाउंट स्टैंड इन द पोस्ट ऑफिस। Premature closure is allowed after 1 year on deduction 1.5 of deposit and after 2 years deduction 1%। मतलब 1 साल चलाया तो 1.5% की कटौती करके, मतलब हमने 1 लाख रुपए किया तो उसका 1.5% हो गया एक तरीके से। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर जो है लगभग पन 10% होता है 10,000 रुपये और 1% होता है 1,000 रुपये। और तो यहाँ पर 1,500 रुपये जो है कटौती करेंगे। अगर 2 साल चला ली तो हम 1,000 रुपये कटौती करेंगे। और नो विड्रॉल परमिटेड बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अगर जो है एक तरीके से अगर इसमें 5 साल हो गया तो कोई कटौती नहीं करेंगे। अब कोई नया रूल आया है क्या? तो हम बात करें नॉन रेजिडेंट इंडियंस की और हिंदू डिवाइडेड फैमिली, देन दे आर नॉट एलिजिबल टू ओपन एन अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट क्या होता है, क्या साइलेंट फीचर्स है, इसको हम समझ लेते हैं। साइलेंट फीचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज़ 4% पर एनम, मतलब एक तरीके से 4% दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक जो 3% दे रहा है। 1% पोस्ट ऑफिस ज़्यादा देता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो है वो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, और 50 रुपये मिनिमम अमाउंट, 50 इन केस ऑफ नॉन चेक अकाउंट और 500 इन केस ऑफ चेक अकाउंट। मैक्सिमम बैलेंस जो है परमिसेबल है वो 1 लाख इन अ सिंगल अकाउंट और 2 लाख इन जॉइंट अकाउंट जो है। मैक्सिमम बैलेंस जो है वो 2 लाख तक इसमें अलाउड कर सकते हैं। और इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। और एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट, चेक फैसिलिटी अवेलेबल है। ग्रुप एक्सीडेंट अकाउंट है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है, अदर अकाउंट लाइक डिपॉजिट अकाउंट, ऑफिशियल कैपेसिटी अकाउंट्स नॉट परमिसिबल। यहाँ पर ग्रुप अकाउंट खोल सकते हो, इंस्टीट्यूशन अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अदर कैपेसिटीज में भी है।
सीनियर सिटीजन स्कीम की बात करूँ, फीचर्स, senior citizen savings scheme is launched under citizen of 60 years of age and above. ये सीनियर सिटीजन स्कीम जो है, सीनियर सिटीजन स्कीम 60 साल और उससे ऊपर के लिए, जबकि अगर हम डिफरेंस देखें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम, मतलब सेविंग हटा दें तो उसमें जो है एक तरीके से जो है 55 साल और 60 साल वालों को भी देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 60 साल से ऊपर एज, 60 और 60 से ऊपर कोई देखा जा रहा है। और जो है एक तरीके से जिसने रिटायरमेंट लिया वॉलेंट्री, और यहाँ पर भी 55 साल आ गया है। मेच्योरिटी विल बी 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल कैरी 9%, जबकि उसमें जो था 8.20 था। टैक्स कंसिडरेशन नो टीडीएस है। एक्टिविटी बी की बात करें, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस अलोंग विद देयर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंश्योरेंस, अब आ जाती है बात जो आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंडा है। इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ लाइक का रोलर कोस्टर राइड, मतलब अगर हम बात करें तो रोलर कोस्टर राइड है। अगर आपने कभी रोलर कोस्टर में एक तरीके से बैठे होंगे तो मतलब किसी भी तरीके से लाइफ लुढ़क सकती है। इज़ अ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब अ, एक तरीके से ट्विस्ट और टर्न से भरा पड़ा है। यू कैन नॉट टेक एनी थिंग ग्रांटेड इन लाइफ, किसी भी तरीके से आप ग्रांटेड नहीं ले सकते लाइफ को। इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सेफ गार्ड अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। अगर जब आप कहते हैं कि लाइफ इज़ अनसर्टेनिटी, मतलब लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनको हम अनसर्टेन बोलते हैं, तो लेकिन हम उन अनसर्टेनिटीज़ को तो फिक्स नहीं कर सकते, और कब आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हम अनसर्टेनिटीज़ के अगेंस्ट में कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो उसको एक तरीके से सेफ गार्ड कर सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू। इंश्योरेंस सिस्टम बाय विच लॉसेस सफर्ड बाय अ फ्यू आर स्प्रेड मैनी। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस स्कीम है, उस इंश्योरेंस एक तरीके से इसे क्या करता है कि जो कोई भी मतलब लॉसेस होता है, मतलब उसको एक तरीके से किसी एक के साथ में लॉस हो गया तो वो कई में बांट देता है, एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क। अगर हम बात करें इसी रिस्क में जो एक तरीके से किसी, मतलब मैं मान के चलूँ एक फैमिली है, फैमिली में 5 लोग हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि किसी एक के लॉस होता है, मतलब किसी एक की डिमाइस होती है, तो उसकी डिमाइस एक तरीके से जो है अनसर्टेनिटी है। और अगर हम उस व्यक्ति का इंश्योरेंस कर लेते हैं तो उसकी जो अनसर्टेनिटी यानी डेथ, उसकी अनसर्टेनिटी है, उसकी डेथ का हम बीमा कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पर जो किसी एक के साथ में जो मिसहैपनिंग होनी थी, मतलब फ्यू फ्यू मतलब लॉसेस सफर्ड बाय फ्यू, वो हम एक तरीके से मतलब एक जो सबके यहाँ पर एक का डिमाइस होता तो वो लॉस सबके लिए होता। तो एक तरीके से इंश्योरेंस जो है किसी एक का लॉस जो कि कई लोगों में जाने वाला था, उसको एक तरीके से मतलब हम हमें उस चीज़ से बचा रहे हैं, एक्सपोज टू सिमिलर रिस्क। जो इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग हैपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमें एक प्रोटेक्शन दे रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस को से बचने के लिए, जो कुछ भी और किसी भी कारण से हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्प्स इन नॉट ओनली मिटिगेटिंग रिस्क बट ऑल्सो प्रोवाइड अ फाइनेंशियल कुशन, मतलब हमें न केवल वो एक तरीके से उस रिस्क को कम करने या मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक तरीके से कुशन प्रोवाइड कर रहा है, कुशन फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द एडवर्स फाइनेंशियल बर्डन सफर्ड, जो हमें फाइनेंशियल बर्डन आने वाला था। मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि देखो लाइफ इज़ टू लॉन्ग, हमें बहुत सारी जो है फाइनेंशियल्स नीड हो सकती है। अब इस फाइनेंशियल नीड में भी हो सकता है कि मेरी पूरी लाइफ में जो नीड है वो 10 करोड़ की हो, बट इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट इस तरीके से हो, जैसे सपोज मेरी स्टडी,
तो स्टडी अगर पूरी हो जाती है तो मैं 1 करोड़ लगा के मैं कहीं ना कहीं जो 9 करोड़ है बचे हुए उसको मैं कमा सकती हूँ। तो मेरी इमीडिएट नीड जो मेरी लाइफ की कहीं ना कहीं फ्यूचर की नीड पूरी कंप्लीट कर रही है। तो एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन को कंप्लीट कर देती है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन का काम कर रही है। इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर रिस्क ऑफ लाइफ एज वेल एज अदर एसेट। तो यहाँ पर मतलब इंश्योरेंस कंपनीज नोट इंश्योरेंस पॉलिसीज एक तरीके से बर्डन नहीं है, ये एसेट की तरह काम कर रही है और वैल्यूएबल सच एज होम, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरीज एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पर जो है इसको उसी तरीके से बाई करें जैसे हम एक घर परचेज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स परचेज करते हैं या ज्वेलरी परचेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। ये अगर हम रिस्क की बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसीज तरीके से हर तरीके से मतलब कई तरीके से क्वालिफाई कर सकते कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, लाइफ और जनरल। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, लाइफ इज़ अ वेरी फ्रेजाइल एंड डेथ इज सर्टेनिटी। मतलब लाइफ एक हर जिसे बोलते हैं ना क्षणुक, मतलब क्षणुक भंगुर, मतलब कभी भी खत्म हो सकती है। डेथ और डेथ इज अ सर्टेनिटी, मतलब एक तरीके से आनी ही आनी है। वी कैन नॉट कंट्रोल द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। डेफिनेटली वी कैन नॉट कंट्रोल द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, बट वी कैन कवर रिस्क सराउंडिंग्स अस। हम कहीं ना कहीं जो है उस रिस्क को कम कर सकते हैं जो हमारी तरफ चारों तरफ फैली हुई है। लाइफ इंश्योरेंस सिंपली पुट is the cover of for risk that we run during the our lives। मतलब हम कहीं ना कहीं रिस्क को कवर करते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो हमारी लाइफ में हो सकती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी कॉन्टीजेंसीज दैट कुड अफेक्ट अस, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है जो हो सकते हैं उसको कंट्रोल करती है। लाइफ इंश्योरेंस नॉट फॉर पर्सन हु पासिस अवे। लाइफ इंश्योरेंस इस ना केवल मतलब उस पर्सन के लिए है जो जा चुका है और उसके लिए भी है जो मतलब आज की दुनिया में है। जिस तरीके से हमने एग्जांपल लिया था एक फैमिली का कि उसमें 4 लोग हैं 5 लोग हैं, किसी एक की डेथ से कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है बाकी 4 लोगों पर। तो यहाँ पर जो चला गया वो उसकी लाइफ तो इम्पोर्टेंट थी सही, तो उसका इंश्योरेंस करके कहीं ना कहीं हम उसके पीछे जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसको भी कम कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं जो बाकी 4 थे उनकी उनकी ज़िंदगी को भी संभाल रहे हैं। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी bread earner to guard against the event that could affect the family in unfortunate circumstances of her is her demise। एग्जैक्टली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोटी कमाना और एक तरीके से मतलब अर्निंग करना और उस इवेंट को उस इवेंट से जो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है उससे बचाना। तो फैमिली इस चीज़ से अफेक्ट हो सकती है, इसी सिचुएशन से अफेक्ट हो सकती है। अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस पॉलिसीज़ को लेना चाहिए। दस हैविंग अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ अ वेरी विटल, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। बिफोर गोइंग फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उससे पहले इट इज़ अ इम्पेरेटिव दैट यू नो अबाउट वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमें कहीं ना कहीं ये जानना होगा कि कई तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। मेजर अमंग देम इंडोमेंट पॉलिसीज़, जो इंडोमेंट पॉलिसीज़ है, होल लाइफ पॉलिसीज़ है, टर्म लाइफ पॉलिसीज़ है, मनी बैक पॉलिसीज़ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसीज़ है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, लोन कवर टर्म अश्योरेंस पॉलिसीज़ है, पेंशन प्लान पॉलिसीज़ है और यूनिलिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में ये सब देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होती है। इससे पहले जो है हम मेजर एडवांटेज देख लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें प्रोटेक्शन की। सेविंग थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज गारंटीज फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क डेथ सेवर।
मतलब हम कहीं ना कहीं जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करके फुल प्रोटेक्शन दे रहे हैं रिस्क का, जो डेथ होने पर होती है। फुल अश्योर्ड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, मतलब स्कीम का। और इजी पेमेंट फॉर सैलरीड पीपल, अगर हम बात करें सैलरीड कोई है तो वहाँ पर जो है उसकी सेविंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस हो रही है। देर इज़ अ वेरी इजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मेथड ऑफ पेमेंट थ्रू मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड। हम इजी मोड में पेमेंट्स कर सकते हैं अगर हम सैलरीड हैं तो। हम लिक्विडिटी की बात करें, लोन कैन बी रेज्ड ऑन सिक्योरिटीज और पॉलिसीज, हमें लोन मिल सकता है। टैक्स रिलीफ की बात करें, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स इज अवेलेबल फॉर अमाउंट पेड बाय द वे प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट टू टैक्स रेट्स इन फोर्स। अगर मैं टैक्स की रिलीफ की बात करूं तो यहाँ पर जो इनकम अर्निंग हुई या फिर जो वेल्थ इकट्ठा हुआ वो टोटली जो है वो टैक्स फ्री होता है। जनरल इंश्योरेंस देखा जाए तो जो जनरल इंश्योरेंस है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अनफोर्सिन इवेंट सच एज एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट मतलब प्रोटेक्शन या लाइफ की नहीं मिल रही, प्रोटेक्शन मिलती है मतलब कोई इवेंट्स हुए तो उसमें जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से चोट लगती है तो कुछ अनफोर्सिन जो हमें नहीं पता, हम नहीं उस चीज़ को पहले से सोच सकते कि हम कल हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस एक्सीडेंट में डेथ तो नहीं होगी लेकिन उससे जो लॉसेस होंगे उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। सपोज लाइक एक्सीडेंट में क्या चांसेस हो सकते हैं, मतलब हमें चोट लग सकती है, गाड़ी का मतलब गाड़ी टूट सकती है। तो ऐसे केसेस में गाड़ी का जो रिपेयर, हमारा खुद का पर्सनल रिपेयर, इसमें वो सब चीज़ें जो है ये जनरल इंश्योरेंस में कवर होगा। इलनेस, फायर, बर्गलरी। अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस इज नॉट मीन टू ऑफर रिटर्न बट इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कॉन्टीजेंसीज। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि जनरल इंश्योरेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहा है इन संभावनाओं का जो हो सकता है एक तरीके से। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट हैज़ अ फाइनेंशियल वैल्यू इन अ लाइफ, हर किसी की चीज़ की देखें, हम किसी भी चीज़ को देखें तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू है। हैज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गेटिंग लॉस, जो है कहीं ना कहीं जो है प्रोबेबिलिटी तो है ही सही। किस किसी भी चीज़ का खो जाना, चोरी हो जाना, डैमेज कैन बी कवर्ड थ्रू द जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, व्हीकल, कैश होल्ड, गुड्स, हेल्थ, dishonesty, also one liability toward other can be covered under general insurance policy under certain acts parliament। अगर हम देखें some type of insurance like motor insurance, public liability insurance has been made compulsory। मेजर इंश्योरेंस पॉलिसी डेट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस या तो होम इंश्योरेंस होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगा, मोटर इंश्योरेंस होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस होगा। एक्टिविटीज़ की बात करें तो हम पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स को देखेंगे कौन कौन से हैं लाइफ इंश्योरेंस के। और एक्टिविटी डी में देखें तो हमें इंफॉर्मेशन दे लेनी है कि कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस वाले ब्रांड्स हमारे पास में हैं। हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनीज़ की, जैसे एनबीएफसी जिसे बोलते हैं। और एनबीएफसी डिपॉजिट्स क्या होती हैं? A non-financial company is a company registered under a Company Act 1956, engaged in a business of loan advances, acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by government or local authorities or other marketable securities or like nature, leasing, hire, purchase, insurance business, or chit business, but does not include any institution whose principal business is that agriculture activity, industrial activity, purchase or sell any goods other than securities, or providing any services and sale purchases, construction or immovable property. A non-banking institution, which is a company, has a principal business receiving deposit under any scheme or arrangement in a one lump sum or in installment by way of contribution or in any other manner, is also a non-banking financial company. Residuary non-company
अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, तो एक तरीके से ये मतलब कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होता है, जो कि सभी बिजनेस जैसे कि हम एक बैंक में चलाते हैं, लोन्स हो गया और शेयर्स स्टॉक्स वगैरह डिबेंचर्स इनमें डील करना हो गया, मतलब मार्केट रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब और हायर परचेज इंश्योरेंस हो गए, बिजनेस हो गए, इनको सबको देखना और एक तरीके से मतलब प्रिंसिपल काम करना बिजनेस का। और हम यहाँ पर सेल परचेज गुड्स का देखते हैं, मतलब सर्विसेज हम यहाँ पर सेल परचेज कर रहे हैं। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे कंपनी होती है जहाँ पर डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं अंडर एनी स्कीम अरेंजमेंट, एक तरीके से लमसम अरेंजमेंट करेंगे और इन इंस्टॉलमेंट के थ्रू। और ऑल्सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डिफरेंस बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे एक तरीके से। डिफरेंस की बात करें तो एनबीएफसी कैन लैंड मेक इन्वेस्ट, मतलब उधार ले सकती है और इन्वेस्टमेंट कर सकती है, and their activities are taken are keen to that banks. However, there are few differences in that belows. NBFC cannot accept demand deposit. डिमांड डिपॉजिट जो है मतलब एनबीएफसी नहीं कर सकती। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो फैसिलिटी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नॉट अवेलेबल टू दी एनबीएफसी लाइक इन केस ऑफ बैंक। बाकी हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।